स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं आप खबरों की शुरुआत। तो सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान ने एक बार फिर से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी की गई है। तो लगातार पाकिस्तान समय समय पर सीज फायर का उल्लंघन करता आया है और एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है और भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी की गई है। तो पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार एलओसी पर भारी गोलाबारी की गई है और भारत ने भी अब इसका जवाब दिया है। बातचीत करने के लिए दिल्ली से संदीप बोल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है और एक बार फिर से उरी सेक्टर में इसी तरह की गोलीबारी देखने को मिली है पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल, देखिए, एक तो बिम्बर सेक्टर जो है जम्मू की तरफ, वहां पे भी लगातार 2 दिन से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और अब जो है उरी सेक्टर में भी जो है ताबड़तोड़ जो है फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। इस फायरिंग के पीछे के मंशा सिर्फ सीधे तौर पर यही है कि किसी भी तरीके से आतंकी जो कि वहां पे लॉन्च पैड पर बैठे हैं उनको जल्द से जल्द जो है इन्फिल्ट्रेशन कराया जा सके, ताकि जम्मू कश्मीर में हालात को, जो सुधरे हुए हालात हैं, बेहतर हालात हैं, उसको खराब किया जा सके। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश जो है पाकिस्तानियों की रहती है, उसको पूरा किया जा सके। तो इसी के चलते जो लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। खास बात यह है कि भारतीय सेना लगातार जो है उस सीज फायर का जवाब उसी तर्ज पर दे रही है, दुगनी ताकत से। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान जो है, जो भारतीय सीमा के पास जो जितने भी गांव हैं, उन गांवों में भी जो है वो शेलिंग कर रहा है लगातार और लोगों को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। संदीप, और इस बौखलाहट के पीछे, पाकिस्तान की इस बौखलाहट के पीछे हम क्या इसको समझे कि लगातार जिस तरह से घाटी में आतंकियों को मारा गया भारतीय सेना की तरफ से, घुसपैठ को रोकने के लिए तमाम तरह की कोशिशें भारतीय सेना की तरफ से की गई है, शायद इसी को देखा जाए कि जिस तरह से गोलीबारी लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए, जितने भी लॉन्च पैड्स पीओके में हैं, पाकिस्तानी सेना के जो पोस्ट है उनके साथ में, वहाँ पे जो है आतंकी भरे हुए हैं और उनको जल्द से जल्द जो इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश में है, क्योंकि इस वक्त जो है सर्दियों में बिल्कुल भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई, लेकिन अब जो है सारे पासेस लगभग खुल चुके हैं और कोशिश में है कि जल्दी से जल्दी जो है इनको आतंकियों के अंदर जम्मू कश्मीर में घुसाया जा सके। दूसरी बात यह कि ऑपरेशन ऑल आउट जो भारतीय सेना की तरफ से चलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, अब तक जो है कुल 98 आतंकियों को ढेर किया है अलग अलग ऑपरेशन में। तो कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं कमर बिल्कुल पूरी तरह से तोड़ दी है पाकिस्तान के जो समर्थित आतंकी है वहाँ पे, और अब कोशिश में लगा है किसी तरीके से जो है बिल्कुल। और पाकिस्तान यही वजह है कि सीज फायर का लगातार उल्लंघन कर रहा है ताकि जो आतंकवादी है उनको किसी तरह से घाटी में दाखिल करवाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप बोल जानकारी देने के लिए। और 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच का आदेश आया है। लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट का कहना है कि 9 जून को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आगे की कार्रवाई हो। सिंगल बेंच ने अपने फैसले में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। हम आपको बता दें कि बड़ी खबर है, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच का आदेश आया है। लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी है। ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, आज कोर्ट में क्या हुआ, क्या कहा जज ने इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, 3 जून को सिंगल बेंच का एक आदेश आया था जिसमें उन्होंने पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष अपील दाखिल की थी 8 जून को डबल बेंच में। आज उसी डबल बेंच ने फैसला सुनाया है और डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को रद्द कर दिया है। सिंगल बेंच ने फैसला दिया था कि भर्ती प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाई जाए, तो अब सिंगल बेंच का वो आदेश रद्द हो चुका है। तो सरकार चाहे तो भर्ती प्रक्रिया को अब जारी रख सकती है, लेकिन इसके साथ ही डबल बेंच ने एक बात और कही है अपने फैसले में। 21 मई और 8-9 जून को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है इसी भर्ती मामले में, जिसमें शिक्षा मित्रों के समायोजन की बात भी कही है, करीब 37,800 शिक्षा मित्र हैं, उनको भी समायोजित करने की बात कही है उनके कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है इसी भर्ती के मुतल्लिक, उसके परिप्रेक्ष्य में ही अब आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। तो एक
फौरी राहत उत्तर प्रदेश सरकार को जरूर है कि भर्ती को वो अपनी बड़ी उपलब्धि मान के चलती है, तो भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल जो रोक लगी हुई थी सिंगल बेंच की वो रोक हट गई है। लेकिन इसी के साथ एक कंडीशन भी लगा दी है डबल बेंच ने कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसके परिप्रेक्ष्य में उसी के मुताबिक आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब सरकार का जो थिंक टैंक है जो कोर्ट में इस मामले की पैरवी कर रहे हैं, क्या सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट में जवाब क्या दाखिल करती है, या आज जो डबल बेंच का फैसला आया है उसके परिप्रेक्ष्य में किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार अपनी तैयारी करती है और सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखती है। फौरी राहत जरूर है, लेकिन अभी भी संकट टला नहीं है। ये मान के चलिए कि अभी भी जिन शिक्षकों को क्लासरूम में होना चाहिए अभी भी वो कोर्ट रूम के चक्कर लगाते नजर आएंगे। यानी अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है इस पूरे फैसले को लेकर कि शिक्षा मित्रों को भी आप समायोजित करें वहां पर, उनको जब भी भर्ती प्रक्रिया शिक्षकों की शुरू होती है, तो क्या तब तक जो भर्ती प्रक्रिया है वो सरकार अभी शुरू नहीं करेगी, पहले पूरा मंथन करेगी, कोर्ट जाने की बात करेगी, तब जाके भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी? क्या हम इसको समझे इस तरह से? देखिए, जो 37,700 करीब पद ऐसे थे जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनको तो आप रोक के चलेंगे, जिसमें आगे चल के हो सकता है, जिसमें शिक्षा मित्रों का दावा है 69,000 में से वो 37,700 पद अगर घटा दिए जाए तो बाकी के पदों पे भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लेकिन उसके लिए टेक्निकली फिर से उनको मेरिट बनानी पड़ेगी, फिर से रिजल्ट जारी करना पड़ सकता है, कुछ और तमाम टेक्निकल चीजें जिसको अपनाना पड़ेगा। तो अब सरकार डिसाइड करेगी, क्योंकि आज डबल बेंच ने भी कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में ही आगे कार्रवाई बढ़ेगी। तो अब सरकार के लिए थोड़ा सा टास्क और बढ़ गया है, थोड़ा सा गूढ़ हो गया है, थोड़ा सा गंभीर हो गया है कि अब वो कैसे आगे बढ़ाते हैं। क्या 37,700 के बाद जो पद बचे हुए हैं उनके लिए कोई वो अलग जारी करते हैं अपनी मेरिट लिस्ट, या सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से जवाब दाखिल करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को बिल्कुल। तो सरकार का रुख किस तरीके का रहेगा वो आगे देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात प्रियंका गांधी की करें तो उनके निजी सचिव संदीप सिंह ने एससी में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है। संदीप सिंह के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज है। एससी लखनऊ बेंच में जमानत अर्जी पर 17 जून को सुनवाई होगी। राजस्थान से बस विवाद में संदीप पर एफआईआर दर्ज हुई थी। और आजमगढ़ में दलित किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में सीएम योगी ने आजमगढ़ के एसपी को फटकार लगाई है। सीएम ने एसपी को आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब तक पुलिस ने परवेज, फैजान, नूर आलम, सदरे आलम समेत 12 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। फरार 7 आरोपियों के खिलाफ 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। और पूरा मामला महाराजगंज थाना इलाके के आयमा मऊ गांव का बताया जाता है, जहां पर कुछ दिन पहले ट्यूबवेल पर पानी लेने जा रही दलित बच्चियों से छेड़खानी की गई थी। छेड़खानी का विरोध करने पर दलितों को बुरी तरह से मारा पीटा गया था। और इस मामले में सीएम योगी ने सख्ती दिखाते हुए प्रदेश के सभी कप्तानों को निर्देश दिए थे कि कहीं भी सांप्रदायिक या फिर जातीय घटना हुई तो इंस्पेक्टर और सीओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में एसपी ही जवाबदेह होंगे। पर क्या कार्रवाई की जा रही, कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी? देखिए, इसमें कुल 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, वो जेल जा रहे हैं। और जो 7 लोग फरार हैं जिनके लिए हमारी टीमें अभी भी लगी हुई हैं, उन पे मैंने 25-25 हजार रुपये का 7 पे इनाम घोषित कर दिया है। कब तक गिरफ्तारी कर ली जाएगी? मुझे पूरा यकीन है कि शाम तक वो गिरफ्तार हो जाएंगे। ठीक से। और अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर सीएम योगी ने अहम संदेश दिया है। सीएम योगी ने बाल श्रमिक विद्या योजना और कंडीशनल कैश ट्रांसफर योजना का शुभारंभ किया। 8वीं, 9वीं और 10वीं पास पर राशि मिलेगी। हर कक्षा के लिए 6,000 की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। तो सीएम की तरफ से आज बड़ा ऐलान किया गया है। मैं अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देश के अंदर एक बड़ा समूह ऐसा है जिसे अपने पारिवारिक परिस्थितियों के कारण बाल श्रम करने के लिए मजबूर होना पड़ता रहा है। इन सब से मुक्ति के लिए समय समय पर सरकारों ने कदम उठाए हैं, लेकिन उस सब के बावजूद
यह महसूस किया जाता रहा है कि बहुत सारे परिवारों या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी मजबूरी थी कि वे बाल श्रम करें। और कोरोना महामारी के दौरान अनलॉक 1 में सभी धर्मस्थल खुल चुके हैं। आज अनलॉक 1 में पहला जुम्मा है और रामनगरी के सभी मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा की जाएगी। जिला प्रशासन की अपील पर सभी उलेमाओं ने मस्जिदों में केंद्र और प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार व्यवस्था की है। सबसे पहले मस्जिद के गेट पर पहुंचकर उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। जो लोग वहां आएंगे उसके बाद सभी लोग अपने हाथ को सैनिटाइज कर 5-5 के ग्रुप में नमाज पढ़ेंगे। जनपद के सभी मस्जिदों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना न कर सके। चलिए। अनलॉक 1 में 8 जून से सभी धार्मिक स्थल खुल चुके हैं। अनलॉक 1 में आज जुमे का पहला दिन है। आज पहला जुमा है जहां पर आज अयोध्या रामनगरी में नमाज पढ़ी जाएगी, जुमे की नमाज अदा की जाएगी। हम इस समय शहर के टाटसा मस्जिद में हैं। यहाँ की व्यवस्थाओं का हम जायजा लेंगे, यहाँ बातचीत करेंगे। आप देखिए ये यहाँ पर टाटसा मस्जिद में ये पेडिस्टल हैंड सैनिटाइजर लगाया गया है जहाँ लोग अपने हाथ धुलकर फिर मस्जिद में प्रवेश करेंगे। सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस समय CO सिटी अरविंद चौरसिया जी हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। आज अनलॉक 1 में आज जो है ये धार्मिक स्थल खुल गए हैं। आज पहला जुमा है जहां नमाज हो जाएगी, तो क्या व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ पे? देखिए, मस्जिद प्रशासन के साथ जिला प्रशासन एक बार मीटिंग कर चुका है। उसके तहत जो भी व्यवस्थाएं थी उसमें मेनली सैनिटाइजर, जैसा कि आप देख रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर, यहाँ पे थर्मल स्कैनर मशीन भी है। सबको स्कैन करके तब भेजा जाएगा। 5 लोगों के ग्रुप में ही भेजा जाएगा। उनमें प्रॉपर डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको भेजा जाएगा। वो नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद अन्य कोई काम जाएंगे। इस तरह की व्यवस्था पे यहाँ पे पूरा मस्जिद प्रशासन सहयोग कर रहा है। कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं। फिलहाल आज जुमे की नमाज सोशल डिस्टेंसिंग के बीच पढ़ी जाएगी। जो भी नमाजी आएंगे सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग होगी। थर्मल स्कैनिंग के बाद वो अपने हैंड सैनिटाइज करेंगे। इसके बाद ही 5 के ग्रुप में एक साथ वो नमाज पढ़ सकेंगे। केवी शुक्ला, न्यूज़ 18 अयोध्या। और ब्रेक के बाद हरदोई से खबर लेते हैं। यहां के पंचदेवरा थाना इलाके में 2 पक्षों में हुई आपसी विवाद में एक 5 दिन की बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल सकरौली गांव में 2 पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद मारपीट हो गई, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले और इसी मारपीट में गांव की ही महिला 5 दिन के बच्चे को गोद में लेकर बीच बचाव करने लगी और तभी मासूम की इसमें मौत हो गई। प्रदीप, संदीप, रामविलास सब लोग मुझे लाठियों से मारने लगे। मारने के बाद में हमारी बीवी भाग के गई। 5 दिन की बच्ची उसके गोद में थी। उसके डंडे लगने से जमीन में गिरी। पुत्री हमारी खत्म हो गई। एक बच्ची की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है जिसकी उम्र 5 दिन थी। इसके संदर्भ में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है आएगा वैसे कार्रवाई की जाएगी। इसके परिजनों का आरोप है कि उनकी जो है सामने जो उनका घर है दूसरे पार्टी का, उनसे कुछ कहासुनी हुई थी और उसी में उस बच्ची को चोट लगी। इसलिए उसकी मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और तदनुसार विधिक कार्रवाई। और खबर अमरोहा से आ रही है, जहां पर थाना धनोरा के गांव आसिफपुरा में मामूली बात को लेकर एक भाई ने छोटे भाई की बेरहमी से पिटाई कर दी। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये दंपत्ति सड़क पर घसीट कर इस व्यक्ति को पीट रहे हैं। हैरत की बात यह रही कि मारपीट के दौरान किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। ग्रामीण तमाशबीन बने देखते रहे और इस व्यक्ति की जमकर पिटाई की गई। तो अमरोहा का पूरा मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गांव धनोरा आसिफपुरा में मामूली बात को लेकर एक भाई ने छोटे भाई की पिटाई की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये दंपत्ति इस लड़के को घसीटकर पीट रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आसपास लोग जमा हैं लेकिन किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। तो एक भाई ने दूसरे भाई को पीटा है और पति पत्नी दोनों ने मिलकर इस लड़के को घसीटा, अपने छोटे भाई को घसीटा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, वहां कई लोग खड़े थे लेकिन किसी ने इस झगड़े को रोकने की कोशिश नहीं की, बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की और ये लड़ाई काफी देर तक चलती रही।
और अगली खबर हाथरस से है, जहां पर हाथरस कोतवाली के हसायन क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चली। इस मारपीट में करीब 6 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सभी घायलों को स्वास्थ्य परीक्षण कराया और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से रंजिश के चलते दो पक्षों में जमकर लाठी चले हैं, डंडे चले हैं, एक दूसरे को पिटाई की गई है। और ये पूरी खबर हाथरस से है। यहाँ पर हसायन क्षेत्र है, वहीं पर दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर ये लाठी डंडा चला, मारपीट हुई। 6 लोग इसमें घायल हो गए हैं, जिन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। फिलहाल तो सबका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है और अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और बड़ी खबर मुरादाबाद से है, जहां पर 300 रुपए के लेन देन के मामूली विवाद में खूनी संघर्ष हो गया, जहां पर दोनों पक्षों में पथराव के बाद जमकर लाठी डंडे चले। महज 300 रुपए के लिए हुए इस विवाद में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें फिलहाल तो अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आरोपों के मुताबिक पुलिस की लापरवाही से यह विवाद हुआ। ग्राम प्रधान ने पुलिस को पहले ही इस बात की सूचना दी थी, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद मजदूरी के 300 को लेकर विवाद शुरू हो गया और देखते देखते ये विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। झगड़ा है इनका, ये आपस का झगड़ा है, ना पता किस बात का झगड़ा। कब हुआ था ये झगड़ा? ये शाम हुआ था। क्या हुआ? इनमें तो 20 बजे रात फैसला हो गया। मैंने कल के फोन भी करा इनका फैसला करा दो, क्या आप ही करा दो, फैसला तो हो गया इनका रात। झगड़े अब की झगड़े ही नहीं है, पता ना मैं तो पूरा किसे गया। और अब आपको सीएम सिटी गोरखपुर की तस्वीरें भी दिखाते हैं। वहां पर अनलॉक 1 में सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसा लग रहा है मानो कोरोना का खौफ खत्म हो चुका है। कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। अधिकारी खाना पूर्ति कर रहे हैं। जिला अस्पताल में सुबह के वक्त मरीजों की भारी भीड़ लगी हुई है। कहने को तो 3 लाइनें लगी थी, पर यहां पर कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते लोग नहीं दिखाई दिए। जिला अस्पताल में ओपीडी जैसे ही शुरू हुई, वैसे ही मरीजों की भीड़ लग गई। ये तस्वीरें हैं जिला अस्पताल की, जहां पे बड़ी संख्या में मरीज आए हुए हैं और यहाँ पे कुछ तो कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए है। लाइनें लगी हुई हैं, लोग एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक खड़े हुए हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम है उसका कहीं भी पालन नहीं किया जा रहा है। हालांकि मरीज इतने हैं कि पूरा परिसर भरा हुआ है। 3 लाइनें लगाई गई हैं और अस्पताल का जो प्रशासन है, पुलिस ये कोशिश कर रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अंदर जाएं और वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो इन लोगों को आराम से देखें। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो उसका पालन नहीं कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। और आगरा में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया है। मौतों का आंकड़ा भी 50 के पार पहुंच चुका है। बावजूद इसके लोग अपनी जान खुद जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। मास्क की हालत ये है कि हेलमेट जैसे हो गई है। पुलिस को देखकर लोग मास्क पहन लेते हैं और फिर अगर पुलिस नहीं दिखते तो उसे उतार देते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग हर चौराहे और हर बाजार में तार हो रही है। कोई खुले में धूम्रपान करता हुआ नजर आ रहा है और न्यूज़ 18 के कैमरे में भी कैद हुए कई ऐसी तस्वीरें। और कई जगह पर तो आप देख सकते हैं कि बिना मास्क के लोग नजर आए, घूमते फिरते नजर आए। यानी कि अनलॉक 1 में कैसे है आगरा के हालात, जायजा लिया हमारे संवाददाता हिमांशु त्रिपाठी ने। सर, आगरा में 1008 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं अब तक और 56 मरीजों की मौत हो चुकी है। लेकिन यहाँ एहतियात किस तरह से बरती जा रही है, इसका नमूना आप देखिए। किसी को भी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं है। भगवान टाकी चौराहे का पास का इलाका है ये और तमाम लोग या तो कैमरा देख के मास्क लगा लेते हैं या फिर पुलिस को देख के मास्क लगा लेते हैं। लेकिन आप देखिए, तस्वीरें इस बात की गवाह है कि यहाँ किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है। किसी को कोई फिक्र नहीं है कि शहर की हालत क्या हो रही है, किस तरह से लोग बीमार होते चले जा रहे हैं। और कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है जब यहाँ 5, 7, 8, 9, 12, 14 मरीज ना आते हों कोरोना के। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि लोग खुद कोरोना को आमंत्रण दे रहे हैं कि आ कोरोना मुझे मार, और इसी का नतीजा है लोग मर भी रहे हैं और लोग एडमिट भी हो रहे हैं और तमाम।
और लखनऊ से खबर है, यहां पर सीएम हेल्पलाइन नंबर के दफ्तर की बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जा रहा है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। हेल्पलाइन के दफ्तर में 18 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव थे। बाकी कर्मचारियों को भी कोरोना का उनका टेस्ट कराया गया है। अन्य कर्मचारियों को दफ्तर आने के लिए मना कर दिया गया है। गोमती नगर इलाके में सीएम हेल्पलाइन नंबर का दफ्तर है और अब यहां पर बिल्डिंग को सील करके सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। इजाफा हो रहा है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 का जो दफ्तर है वहां तक कोरोना पहुंच गया है और अब तक 18 लोग इस दफ्तर से पॉजिटिव हो चुके हैं। हालांकि अब इस पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया है और देख सकते हैं आप कि पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। कल शाम को ही इस बिल्डिंग को सील किया गया, जब यहां से 9 लोगों की रिपोर्ट और पॉजिटिव हो गई और कुल 18 लोग ऐसे हो गए जो इस दफ्तर से पॉजिटिव निकले हैं और बाकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए और लोगों की टेस्टिंग की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि अभी ऐसे कौन से कितने लोग हैं जो इस संक्रमण से प्रभावित होंगे। आपको बता दें कि कुल 700 से 800 लोग यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक करीब कुछ दिनों पहले एक लड़की ऐसी थी कर्मचारी यहाँ पे जिनमें कोरोना के सिम्टम थे। जब उनका टेस्ट करवाया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव निकली। उसके बाद से उनके आसपास जो लोग बैठते थे कंप्यूटर पे उनकी भी टेस्टिंग करी गई तो वो भी पॉजिटिव निकले और कल कुल मिलाकर के सीएमओ की रिपोर्ट के मुताबिक 18 लोग ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल इस दफ्तर में कुछ दिनों तक काम बंद रहेगा। फिलहाल इस दफ्तर के जरिए पूरे प्रदेश को कोऑर्डिनेट किया जाता था और पूरे प्रदेश से जो भी शिकायतें सीएम हेल्पलाइन नंबर पर आती थी उनका निस्तारण करने के बाद जो संबंधित जिले थे उनको अपडेट करने के लिए, फॉलोअप करने के लिए निर्देशित किया जाता था। लेकिन अब फिलहाल ये दफ्तर जो है कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए अपना उत्तराखंड। मुझे दीजिए।